है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो गाइस कोरोना काल चल रहा है, स्कूल कोचिंग वगैरह बंद है, तो आपको भी डाउट होगा हम तैयारी कैसे करें। तो इसके लिए आप इस चिंताओं को छोड़ दीजिए, सारे डाउट्स हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हम आप सभी के जो चैप्टर्स होंगे बहुत ही आसानी के साथ क्लियर करा देंगे और बहुत ही कम टाइम में करा देंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है बोर्ड की, वो बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो आज का हमारा अपना लेक्चर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आइए पहले चैप्टर का जो नाम है केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में समझते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन है, वो है इट इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस की। ये एक इंट्रैक्शन टाइप का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स आपस में इंट्रैक्ट करके यानी जुड़ करके एक नया सब्सटेंस, एक नया मटेरियल बनाते हैं, और इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है, दो हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन के साथ इंट्रैक्ट करके वाटर बनाते हैं यानी H2O बनाते हैं। ये हो गया हमारा केमिकल रिएक्शन। लेकिन केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे इस तरह कलाकारी करके तो दिखा नहीं सकते, स्ट्रक्चर बना के तो दिखा नहीं सकते, क्योंकि हर मॉलिक्यूल्स का, जैसे हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का, सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। तो सबका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो इस तरह स्ट्रक्चर बना के हम नहीं दिखा सकते, इसलिए इसको सिंबलाइज किया गया यानी सिंबल्स में दिखाया गया। जैसे हाइड्रोजन को हमने H दे दिया, ऑक्सीजन को हमने O दे दिया, अब इन दोनों को रिएक्शन कराया गया और बन गया H2O। तो इस तरह सिंबल्स के फॉर्म में जब दिखाया गया कोई रिएक्शन को, तो ये जो इक्वेशन बन के आई इसको बोला गया केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया। तो क्या होता है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिएक्शन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया आसानी के साथ। हाँ, तो आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे आप देखेंगे कि जो H है यानी हाइड्रोजन है, यहाँ पे 4 है, 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आप 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 जा 4। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है ऑक्सीजन। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट, देखिए इस साइड के जितने भी इस साइड के जितने भी हमारे पास होंगे, क्या कहते हैं, मटेरियल होंगे, उनको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और इस साइड के जो होंगे उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो आप देखेंगे जो रिएक्टेंट साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रोडक्ट इस साइड के मॉलिक्यूल्स के बराबर ही हैं। हाइड्रोजन इधर भी 4 है, हाइड्रोजन इधर भी 4 है, ऑक्सीजन इधर भी 2 है, और ऑक्सीजन इधर भी 2 है। यानी ये वाला जो केमिकल इक्वेशन है वो एक बैलेंस इक्वेशन है, वो एक बैलेंस इक्वेशन है, और सभी इक्वेशन में बैलेंस इक्वेशन होना चाहिए। अब ये बैलेंस इक्वेशन क्यों होना चाहिए, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, अब उसी में आप 1 लीटर एथेनॉल मिला दीजिए, उसी में 1 लीटर एथेनॉल मिला लीजिए, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो 2 लीटर का होगा, वो 2 ही लीटर का होगा, ना ही वो 2.5 लीटर का होगा, ना ही वो 1.5 लीटर का होगा। तो इससे क्या हुआ, जितना हम रिएक्टेंट्स लेते हैं उतना ही प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए इसकी कंजर्वेशन के लिए, इसकी जो अमाउंट है उसकी कंजर्वेशन के लिए इसकी बैलेंसिंग जरूरी है। तो आइए समझते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जाता है। इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसको बोला जाता है ABCD मेथड। ABCD मेथड। तो आइए इसको अप्लाई करना जानते हैं। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है, वो है इथेन को ऑक्सीजन के साथ, एथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा गया, तो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये हमारे पास बन गया है। तो आइए इसको अप्लाई करना समझते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनके सामने
ABCD लिखेंगे। यहाँ पे A लिख दीजिए, यहाँ पे B लिख दीजिए, यहाँ पे C लिख दीजिए और यहाँ पे D लिख दीजिए। इतना हो गया। अगर और भी कोई मॉलिक्यूल है तो उसके आगे भी आप EF तक लिख सकते हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, किसी एक मॉलिक्यूल को लेंगे हम। सबसे पहले कार्बन को लेते हैं। इधर से ही स्टार्ट कीजिएगा इसको कैलकुलेट करना। तो हमारे पास सबसे पहले कार्बन है, तो क्या है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन है, किसके साथ है, A के साथ, तो A लिख देंगे। अब आपको पता होगा जितने कार्बन इधर है उतने ही कार्बन इधर भी होना चाहिए। ये आपको पता होगा, जितने कार्बन इधर है उतने ही कार्बन इधर भी होना चाहिए। तो इधर कितना कार्बन है, 1 कार्बन है, किसके साथ है, C के साथ, यानी ये वाला इसके बाद इक्वल होगा, यानी 2A किसके साथ होगा, C के इक्वल होगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अगला इक्वेशन देखते हैं, हाइड्रोजन को देखते हैं। कार्बन को देख लिया, अब हम हाइड्रोजन को देखेंगे। हाइड्रोजन कितना है, इधर 6 हाइड्रोजन है, किसके साथ है, A के साथ। तो क्या हुआ, 6 हाइड्रोजन है A के साथ, 6 हाइड्रोजन है A के साथ। 6 हाइड्रोजन इधर है तो इधर भी दोनों इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो D के साथ, यानी 2D। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जितना हाइड्रोजन इधर होना चाहिए उतना ही हाइड्रोजन इधर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है तो ये इक्वल होगा D 2D के। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है लेकिन D के साथ है, तो ये दोनों इक्वल होगा, इसलिए हमने इक्वल रख दिया। अब हम कार्बन को देख लिए, हाइड्रोजन को देख लिए, अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे। तो आइए ऑक्सीजन को देखते हैं। तो हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, वो भी B के साथ। तो 2 ऑक्सीजन है B के साथ, ये इक्वल होना चाहिए इधर पे जितना ऑक्सीजन है। यहाँ पे कितना है, 2 ऑक्सीजन है, पहले C के साथ, 2 ऑक्सीजन है C के साथ, प्लस यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है D के साथ। तो हम ये लिख देंगे। तो ये बन गई हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई। अब हम यहाँ से A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू और D की वैल्यू निकालेंगे। और कोई बनेगा, कोई छोटा तो नहीं है, ये देख लेते हैं। कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का हो गया और ऑक्सीजन का हो गया। तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको किसी एक वेरिएबल को, जैसे ABCD वेरिएबल्स है, इनमें से किसी एक वेरिएबल को आपको 1 मानना होगा। लेकिन आपको उस वेरिएबल को 1 मानना होगा जिससे कि कोई अगला, मतलब कोई एक या फिर 2 वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाए। जैसे हमारे पास यहाँ पे अगर हम A वेरिएबल को हम 1 मानते हैं तो यहाँ से हमको D की भी वैल्यू आ सकती है और C की भी वैल्यू आ सकती है। तो आइए हम A को 1 मान लेते हैं। तो लेट A इज इक्वल टू 1, लेट A इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास C की जो वैल्यू आएगी वो हो गया, जैसे ही हम A की जगह पर 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू C, यानी C की भी वैल्यू आ गई, A की भी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ से D की वैल्यू निकालेंगे, D की वैल्यू फाइंड करेंगे। A की जगह पे क्या रख देंगे, 1। तो ये हो गया, इस वाले इक्वेशन पे देखिएगा, ये हो गया 6 इज इक्वल टू 2D और D इज इक्वल टू क्या हो गया, 3। D इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम C की वैल्यू रख देंगे और D की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास आ जाएगा B की वैल्यू। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम इस वाले इक्वेशन में, देखिए इस वाले इक्वेशन में यहाँ पे हम 2B को हम ऐसे ही रहने देंगे, C की जगह पर हम क्या रख देंगे, 2। C की जगह पे हम कितना रख देंगे, 2। C की वैल्यू आपको पता है, तो रख देते हैं 2 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस D की वैल्यू है 3। D की वैल्यू है 3। आइए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2B इज इक्वल टू 4 प्लस 3 और ये हो जाएगा B इज इक्वल टू 4 3 7/2। हमारे पास सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज आ गई। A की वैल्यू है 1, C की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू है
7/2। तो आइए इनको पुटअप करते हैं इस वाले इक्वेशन में। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो है, देख लीजिए, ये बनेगा ए की जगह पे हम कितना रखेंगे 1, तो ये बन जाएगा C2H6 प्लस ओ बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 O2 गिव्स सी की वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2CO2 प्लस अब डी की वैल्यू जो है वो 3 है, तो यहाँ पे हम डी की वैल्यू 3 रख देंगे, तो 3H2O हो जाएगा, 3H2O हो जाएगा। ये बैलेंस हो गई, लेकिन हम इसको 7/3 यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7/2 को कैंसिल आउट कर देगा। देख लीजिए कैसे है, जैसे यहाँ पे 7/2 है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 कैंसिल आउट हो गया, बच गया 7, तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आइए इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 4CO2 प्लस 6H2O। तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन, ये हमारे पास आ गया बैलेंस इक्वेशन। आइए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बन कितना है 2 2 4, 4 कार्बन है, फिर यहाँ पे भी कार्बन 4 है। हाइड्रोजन कितना है 6 2 12, 2 6 12, यानी 12 हाइड्रोजन इधर है, और इधर कितना है 6 2 12, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है 7 2 14, और इधर कितना है 4 2 8 इधर है, और 6 1 6 इधर है, यानी ये भी 14 है। तो यानी ये वाला इक्वेशन हो गया है बैलेंस। तो इस तरह आप और भी इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। आइए एक और सॉल्व करते हैं जो ई तक जाएगा। हाँ, तो हमारे पास जो अगला इक्वेशन है वो है CuO, क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम NH3 के साथ जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो H2O नाइट्रोजन गैस और कॉपर बनता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्या होगा, इसको A B C D और E तक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, कॉपर यहाँ पे कितना है, एक कॉपर है A के साथ, तो ये बन जाएगा A, एक किसके इक्वल होगा, यहाँ पे जितना कॉपर है, यहाँ पे एक कॉपर है E के साथ, तो ये E, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन को देखते हैं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है A के साथ, तो A इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है C के साथ, तो ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। अब देखते हैं नाइट्रोजन, कॉपर को देख लिया, ऑक्सीजन को देख लिया, अब हम देखेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है एक और वो है B के साथ, तो B इज इक्वल टू यहाँ पे कितना नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है D के साथ, तो ये हो गया 2D। हमारे पास तीसरा इक्वेशन आ गया। अब हम हाइड्रोजन को देखेंगे। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है, वो भी B के साथ, तो ये है 3B इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है C के साथ, 2 हाइड्रोजन है C के साथ, 2 हाइड्रोजन है C के साथ। तो आइए देखते हैं, सारे के सारे आ गए इक्वेशन में। कॉपर को हमने देख लिया, एक कॉपर है A के साथ, एक कॉपर है A के साथ जो इक्वल है, इधर एक कॉपर है E के साथ, तो A इज इक्वल टू E, पहला इक्वेशन। अब हम ऑक्सीजन को देखेंगे, तो एक ऑक्सीजन है A के साथ, एक ऑक्सीजन है A के साथ जो इक्वल है ऑक्सीजन के, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन C के साथ है, A इज इक्वल टू C, ये हो गया। नाइट्रोजन को देखते हैं, तो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है B के साथ, तो B इज इक्वल टू 2 नाइट्रोजन है D के साथ, 2D, ये भी हमारा इक्वेशन सही है। हाइड्रोजन को देखते हैं, तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन है B के साथ, 3 हाइड्रोजन है B के साथ, 3B इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है C के साथ, तो 2C।
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे हम ए को 1 मान लेते हैं तो ई की भी वैल्यू आ जाएगी, सी की भी वैल्यू आ जाएगी, और सी की वैल्यू आ जाएगी तो बी की भी वैल्यू आ जाएगी। बी की वैल्यू यहाँ रख करके हम डी की वैल्यू निकालेंगे। आइए देखते हैं कैसे। लेट ए इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू जैसे ही 1 रखेंगे तो यहाँ पे ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की भी वैल्यू 1 आ जाएगी। यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो अच्छा, ए की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो सी की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी, वो भी 1 हो जाएगी। अच्छा, हम यहाँ पर सी की वैल्यू अगर रख दें इस वाली इक्वेशन में, सी की वैल्यू 1 है तो इसको रख देते हैं। तो ये हो जाएगी 3b इज इक्वल टू 2, 3b इज इक्वल टू 2, क्योंकि सी की जगह पे हम 1 रख देंगे। तो ये हो गया b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3, 2/3 b की वैल्यू आ गई, 2/3 b की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ए की वैल्यू है, सी की वैल्यू है, ई की वैल्यू है, बी की वैल्यू है। अब हमको डी की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें इसका मान पुटअप करते हैं, इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो ये हो गया बी की वैल्यू की जगह पे हम रख देंगे, यहाँ पे देखेंगे 2/3, बी की जगह पे हम 2/3 रख देंगे। तो ये होगा 2d, ये 2 कैंसिल आउट हो गया और d इज इक्वल टू आ गया 1/3, d इज इक्वल टू 1/3। अब सारे वेरिएबल्स का हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इनको हम पुटअप कर देंगे इक्वेशन में, इनको हम पुटअप कर देंगे इक्वेशन में। तो हमारा इक्वेशन है ए की जगह पे हम कितना रखेंगे, 1। तो ये हो गया CuO यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 2/3, तो यहाँ पे हम 2/3 रख देंगे, 2/3 NH3, 2/3 NH3 गिव्स। अच्छा, सी की वैल्यू कितनी है, 1, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो ये हो जाएगा H2O प्लस डी की वैल्यू कितनी है, 1/3 यानी 1/3 नाइट्रोजन प्लस ई की वैल्यू 1 है तो ये Cu हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर से देखेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया है दो जगह पे, लेकिन अगर आप इस तरह फ्रैक्शन को देखेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दे पूरे इक्वेशन में, तो ये भी 3 ये भी 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। तो आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3Cu, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3Cu, और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 2NH3। यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3H2O हो जाएगा, और ये N2 हो जाएगा, और ये Cu हो जाएगा, और ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वेशन। आइए कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कॉपर 3 है, Cu जो है 3 है, यहाँ पे भी 3 कॉपर है, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी 3 है, ये भी बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 2 जा 6 यानी ये भी बैलेंस है। तो ये हो गया बैलेंस इक्वेशन। तो इस तरह आप किसी भी इक्वेशन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप आसानी के साथ बैलेंस कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके प्रैक्टिस के लिए हमने 2 इक्वेशन दिए हैं। एक है NH3 को जब ऑक्सीजन के साथ इसको इंटरेक्ट कराया जाता है तो NO बनता है और H2O बनता है। चौथा इक्वेशन है जब सल्फर को SNO3 के साथ इंटरेक्ट कराया जाता है तो H2SO4 NO2 और H2O बनता है। इन दोनों को आप बैलेंस करेंगे। ये आपका एक वर्क है यानी होमवर्क है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो गाइस अब हमारे पास जो अगला पॉइंट्स है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, इसमें दो जो रिएक्टेंट्स होते हैं, जैसे ए बी रिएक्टेंट्स है तो दोनों कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे अगर यहाँ पे 3 रिएक्टेंट है ए बी सी, तो तीनों कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट को बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड को जब H2O यानी वाटर में डाला जाता है तो रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और कुछ हीट एनर्जी यानी कुछ एनर्जी रिलीज करता है।
तो ये एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। आपने इस एग्जांपल को आपने देखा भी होगा। क्या होता है कि जैसे ही हम चूने को पानी में डालते हैं तो ये वाला रिएक्शन होता है, उसमें से कुछ हीट निकलता है। तो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, कार्बन को जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट निकलता है। आपने इस एग्जांपल को भी देखा होगा। जैसे ही किसी कोयले को, कार्बन क्या है, कोयला, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यानी वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में हम जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और हीट निकलता है। तो अब हमारे पास जो अगला टाइप्स का रिएक्शन है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन मीन्स टूटना। आपको पता होगा टूटना, डीकम्पोजिशन मीन्स टूटना। यानी इसमें क्या होता है, अगर कोई AB रिएक्टेंट है तो जैसे इसको हीट या कोई एनर्जी दी जाएगी तो वो बाय प्रोडक्ट में टूट जाएगा, यानी डीकम्पोजिशन हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस टाइप के रिएक्शन को डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम एनर्जी देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला जो रिएक्शन है वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में आता है। आप देख सकते हैं हमारे पास एक रिएक्टेंट था, इसको जैसे ही एनर्जी दी गई तो ये दो बाई प्रोडक्ट में बन गया। अगला हमारे पास एग्जांपल है वो 2AgCl। 2AgCl जैसे ही इसको सनलाइट दी जाती है तो 2Ag + Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। जैसा कि आप देख सकते हैं तो हमारे पास क्या है, एक ही रिएजेंट है AgCl। जैसे इसको सनलाइट दी गई तो वो Ag + Cl2 में कन्वर्ट हो गया, यानी ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। तो इसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसा फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रिएक्टेंट है, एक है A, दूसरा है BC। एक है A, दूसरा है BC। जैसे इन दोनों का रिएक्शन कराया गया तो आप देखेंगे ये जो A है वो B को डिस्प्लेस कर देगा, A जो है वो B को डिस्प्लेस कर देगा और B को यहाँ से हटा करके खुद A यहाँ पे आ जाएगा, तो इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करते हैं कहेंगे, क्योंकि A जो है B को डिस्प्लेस कर दिया और B किनारे हो गया। इसको समझने के लिए आपको पढ़ना होगा रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना पड़ेगा। यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसा कि हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरम, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटम, आरम, प्लैटिनम। अर्जेंटम मीन सिल्वर, आरम मीन्स गोल्ड और प्लैटिनम मीन्स प्लैटिनम। तो इसमें जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स है। तो ये वाले जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है वो नीचे वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि अब आप एग्जांपल में देख सकते हैं। हमारे पास जो एग्जांपल है वो है Fe + कॉपर सल्फेट। जब Fe को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो फेरम सल्फेट + कॉपर बनता है। इसमें क्या होता है कि जो फेरम है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। देखिए यहाँ पे फेरम जो है यहाँ पे है, कॉपर यहाँ पे है, तो फेरम कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है क्योंकि फेरम जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसको वहां से डिस्प्लेस कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो फेरम है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, इसलिए फेरम सल्फेट और कॉपर बना है। उसी तरह सेम हमारे पास एक और एग्जांपल है वो है जिंक को जब H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो जिंक सल्फेट + H2 गैस लिबरेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जिंक यहाँ पे है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इसके नीचे है। जिंक जो है ऊपर है, हाइड्रोजन जो है वो नीचे, इसीलिए यहाँ पे जो जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है और इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अधिक रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स होते हैं वो अपने से कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट्स को डिस्प्लेस कर देते हैं, इसीलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। याद रखिएगा। अब हमारे पास जो 4 टाइप का रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इसमें 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा, इसीलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जैसा कि आप इस एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं हमारे पास 2 रिएक्टेंट है,
एक है AB और दूसरा है CD। एक है AB, दूसरा है CD। जैसे इन दोनों का रिएक्शन कराया गया तो क्या किया गया, क्या हुआ देखिए यहाँ पे, यहाँ पे C आ गया, यहाँ से C यहाँ पे आ गया और B यहाँ से यहाँ पे आ गया। C यहाँ पे आ गया और B यहाँ पे आ गया, यानी C B को डिस्प्लेस कर दिया और B C को डिस्प्लेस कर दिया। यहाँ पे देखेंगे C जो है वो B को डिस्प्लेस करके AC बना दिया और B जो है C को डिस्प्लेस करके BD बना दिया। यानी यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसीलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल है, वो है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया गया तो देखा गया सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट बनता है, बेरियम सल्फेट बनता है। यहाँ पे जो तीर जो नीचे है इसका मतलब होता है पीपीटी के फॉर्म में बना हुआ है। बेरियम सल्फेट जो है वो पीपीटी के फॉर्म में बना है, इसलिए इसके तीर को नीचे रखा गया। अगर यहाँ पे तीर को ऊपर रखा गया है इसका मतलब गैस लिबरेट हुआ है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या हुआ, ये जो सोडियम है वो बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया। सोडियम है वो बेरियम को डिस्प्लेस करके सोडियम क्लोराइड बना, यानी सोडियम बेरियम की जगह पे आ गया तो बन गया सोडियम क्लोराइड। और जो है जो बेरियम है वो सोडियम की जगह पे आ गया और बन गया बेरियम सल्फेट। सोडियम की जगह पे आ गया है ये कौन, बेरियम, इसलिए बन गया बेरियम सल्फेट। अगला एग्जांपल है AgNO3 को जब हम NaCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो NaNO3 और AgCl प्राप्त होता है। AgCl रिसीव होता है, AgCl के नीचे भी एक तीर है, इसका मतलब AgCl भी पीपीटी के फॉर्म में प्राप्त होता है, पीपीटी के फॉर्म में हमें मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो Ag है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया है, Ag है वो सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया है और बन गया है AgCl। Ag सोडियम को डिस्प्लेस किया है, बन गया है AgCl। और क्या है, जो Na है सोडियम है वो Ag को डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम जो है Ag को डिस्प्लेस करके सोडियम नाइट्रेट बना है, सोडियम नाइट्रेट बना है NaNO3 एक्वस के फॉर्म में। यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे S4 सॉलिड, G है यानी गैस के फॉर्म में है, यहाँ पे AQ जहाँ जहाँ लिखा है इसका मतलब एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में मतलब क्या होता है, जैसे उसमें वाटर की भी क्वांटिटी है इसलिए इसको एक्वस बोला गया है, एक्वस फॉर्म। अब हमारे पास जो अगले टाइप का रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आपने ये बात बहुत ज्यादा सुनी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसको क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें 2 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। जैसा कि इसमें हमारे पास M एक रिएक्टेंट है, M एक रिएक्टेंट है, अगर इसमें से हाइड्रोजन लूज हुआ है, अगर इसमें से हाइड्रोजन लूज हुआ है तो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे हमने H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया इसको क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे हाइड्रोजन लूज हुआ है, हाइड्रोजन जो है वो लूज हुआ है और सिर्फ सल्फर बना है, हाइड्रोजन यहाँ पे लूज हुआ और सल्फर बन गया है और HCl बन गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन इसके पास चला गया। तो यहाँ पे जो सल्फर का है वो ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है। कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का लूज हुआ है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक और होता है अगर इसमें ऑक्सीजन गेन कर लेता है, अगर कोई रिएक्टेंट है M है और वो ऑक्सीजन को गेन कर लेता है यानी अपने साथ जोड़ लेता है तो वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाएगा, जिंक सॉलिड है, ऑक्सीजन को गैस के फॉर्म में रिएक्शन कराएगा, उसको कुछ हीट दी गई तो बन गया जिंक ऑक्साइड, येलो, इसका जो कलर होगा वो येलो होगा। तो जिंक ऑक्साइड, इसमें क्या हुआ, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, जिंक के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, इसलिए जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और इसलिए ये वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो
उस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगले टाइप्स का जो रिएक्शन है वो है रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या होता है, रिवर्स होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, जस्ट रिवर्स होता है, यानी जस्ट ऑपोजिट होता है, उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, अगर कोई रिएक्टेंट M है और वो हाइड्रोजन को गेन कर लेता है, यानी हाइड्रोजन को जोड़ लेता है, तो वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, अगर कोई रिएक्टेंट अपने साथ हाइड्रोजन को जोड़ लेता है तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पे H2 है, यहाँ पे Cl2 है, हाइड्रोजन गैस लिया गया है और क्लोरीन गैस, सनलाइट के प्रेजेंस में इसको रिएक्शन कराया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोरीन, क्या देखेंगे कि क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन को गेन कर लिया है, यानी हाइड्रोजन को जोड़ लिया है अपने साथ और बन गया है HCl, बन गया है HCl। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को गेन किया गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ लिया गया है और बन गया है HCl। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम रिडक्शन रिएक्शन कह लेंगे। एक और होता है इसको पहचानने का, अगर ये ऑक्सीजन को लूज किया, रिडक्शन में अगर ऑक्सीजन को लूज किया गया है तो वो भी एक रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है, जैसे हमारे पास कॉपर है, इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया गया है, कॉपर को हाइड्रोजन के साथ, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया गया है, तो बना है H2O और कॉपर। यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जो कॉपर है वो ऑक्सीजन को लूज किया है, कॉपर है ऑक्सीजन को लूज कर दिया है और बन गया है सिर्फ कॉपर। कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लूज किया है यहाँ पे, यानी रिडक्शन रिएक्शन हुआ। रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में आप याद रखिएगा, या फिर हाइड्रोजन का गेन होगा या फिर ऑक्सीजन का लॉस होगा, या फिर हाइड्रोजन का गेन होगा या फिर ऑक्सीजन का लूज होगा, याद रखिएगा। और इसके जस्ट अपोजिट ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन का लॉस होगा और ऑक्सीजन का गेन होगा, इसके जस्ट अपोजिट होता है। एक और रिएक्शन बाकी है, इसको सातवां है रीडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है रीडॉक्स रिएक्शन, क्या होता है इसको देखते हैं यहाँ पे, RED, रेड कहाँ से आया, रिडक्शन से रेड आया है, और ऑक्स से ऑक्सीडेशन, यानी ये जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का दोनों का फॉर्म मिल करके बना है। यानी रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिलेगा। इस टाइप के रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, यानी क्यूप्रिक ऑक्साइड को, जब हम इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड बोलते हैं CuO को, जब क्यूप्रिक ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बनता है H2O और कॉपर। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, जो कॉपर है उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। क्यूप्रिक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन को खो दिया है, यानी लूज कर दिया, इसलिए कॉपर का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन करके H2O बनाया है, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर ने ऑक्सीजन को लूज किया, इसका मतलब इसका रिडक्शन हुआ है, और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन कर लिया, इसलिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। यानी इसमें क्या हुआ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ, इसलिए ये वाला रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अगला हम एग्जांपल देखते हैं, तो हमारे पास जो अगला एग्जांपल है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया गया, तो बना है HCl और सल्फर। आइए इसमें देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे जो हाइड्रोजन सल्फाइड में आप देखेंगे उसने क्या किया है, हाइड्रोजन को लूज किया है, H2S था, इसने हाइड्रोजन को लूज करके सल्फर बना दिया, हाइड्रोजन लूज हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है, सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है, हाइड्रोजन लूज हुआ, इसका मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पे क्लोरीन ने ऑक्सीजन को गेन किया है, क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया है, यानी क्लोरीन का क्या हुआ है, रिडक्शन। यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन, यानी क्लोरीन ने हाइड्रोजन को गेन किया, यानी
क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है, यानी दोनों मिलाकर के इसमें भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुआ, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रीडॉक्स रिएक्शन। तो देखते हैं अगला पॉइंट्स। अब रिएक्शन के टाइप्स को आपने देख लिया, अब देखते हैं रिएक्शन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। एनर्जी के बेसिस पे रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है तो या तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, मान लीजिए कोई रिएक्शन कराना है तो उसको आपको या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर उसमें से एनर्जी रिलीज होगी, या फिर एनर्जी देनी पड़ेगी या फिर आपको एनर्जी खुद मिलेगी उस रिएक्शन से। तो इस हिसाब से रिएक्शन को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एंडोथर्मिक, दूसरा है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होता है कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, मान लीजिए कोई रिएक्शन करानी है तो आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है। अगर मान लीजिए एनर्जी देनी पड़ रही है तो यहाँ पे आप डेल्टा लगा देंगे, आप डेल्टा लगा देंगे, इसका मतलब आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी दे रहे हैं यानी टेम्परेचर के फॉर्म में आप उसको हीट के फॉर्म में एनर्जी इसको दे रहे हैं, तो ये हो गया एंडोथर्मिक। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या होता है कि डीकम्पोजिशन का भी एक एग्जांपल है। डीकम्पोजिशन में ब्रेक डाउन होता है तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी एक एग्जांपल है। ये एक और अगला होता है कि अगर हमको एनर्जी दे रहे हैं तो इसको हम सनलाइट के फॉर्म में भी एनर्जी दे सकते हैं। आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2O होता है, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, स्टार्च बनाता है C6H12O6। ये जो होता है C6H12O6 और O2 ये बनता है। इसको सनलाइट के फॉर्म में जब रिएक्शन कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में C6H12O6 और O2 बनाता है। ये होता है फोटोसिंथेसिस। हमारे प्लांट्स वगैरह में ये वाले रिएक्शन होते हैं, आपने पढ़ा होगा, इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। इसमें जो एनर्जी दी जा रही है वो है सनलाइट के फॉर्म में, वो सनलाइट के फॉर्म में। तो एनर्जी को हम यहाँ पे दो टाइप्स में दे रहे हैं, अगला भी अभी हम देखेंगे। तो ये हो गया एंडोथर्मिक, यानी जिसमें हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी देनी पड़ रही है। अगला है एक्सोथर्मिक, जिसमें से हम एनर्जी रिलीज हो जाती है। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है। ये देख लीजिए, आपका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है फोटोसिंथेसिस का। आइए देखते हैं एक्सोथर्मिक के बारे में। एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है, जैसा कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को H2O के साथ रिएक्शन कराया गया तो क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और एनर्जी रिलीज हुई। आपने इस रिएक्शन को भी देखा होगा। जैसा ही किसी चूने को पानी में डाला जाता है, चूने को पानी में डाला जाता है तो उसमें देखिए बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होता है। तो जो हीट रिलीज हो रहा है वो यही तो है, वो हीट रिलीज हो रहा है। तो ये हो गया एक्सोथर्मिक। अगला है रेस्पिरेशन, जो हमारे अंदर हो रहा है इस समय। जैसा कि आप बैठे हैं तो आप सांस ले रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि इसमें रेस्पिरेशन हो रहा है। आप सांस ले रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन मिल रहा है और आपके अंदर क्या है, ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज है। ये ऑक्सीजन के साथ क्या है, रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है और H2O निकल रहा है और इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसकी वजह से हम बोल पा रहे हैं। एनर्जी की वजह से ही हम लोग कुछ भी काम करते हैं, तो एनर्जी की वजह से ही करते हैं। तो ये है एनर्जी, और इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ये है एक्सोथर्मिक। अब क्या होता है, टाइप्स ऑफ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है कि आप एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं, मान लीजिए आप टेम्परेचर हीट के फॉर्म में दे रहे हैं तो हो गया थर्मोलिसिस। अगर आप एनर्जी को सनलाइट के फॉर्म में दे रहे हैं तो हो गया फोटोलिसिस। अगर आप एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट के थ्रू आप उसको एनर्जी दे रहे हैं तो हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। थर्मोलिसिस आपने पहले पढ़ा, मान लीजिए इसमें टेम्परेचर हीट के फॉर्म में एनर्जी दी जा रही है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट की जा रही है तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो ये हो गया थर्मोलिसिस। अगर मान लीजिए फोटोलिसिस, जैसा कि फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में, तो होता है क्या होता है C6H12O6 और O2 बनता है।
ये स्टार्च के फॉर्म में होता है प्लांट्स में। अच्छा, हमारे अंदर क्या होता है, ये ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगला है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी उसको इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। जैसे हमारे पास वाटर है, इसको इलेक्ट्रिसिटी दी गई तो बना हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस। तो आइए अगला देखते हैं। तो गाइस, आप सभी ने केमिकल रिएक्शन को समझ लिया, केमिकल इक्वेशंस को समझ लिया, केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को समझ लिया। अब हम समझेंगे कि ये जो कोरोजन होता है ये क्या होता है। कोरोजन क्या होता है। तो गाइस, आप सभी ने कभी इस टाइप के प्रोसेस को देखा होगा। क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कोई कील है, जो लोहे की कील होती है, उस पे जंग लग जाती है, या फिर ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाती है। या फिर दूसरा प्रोसेस आपने कभी देखा होगा, कोई कॉपर की कोई पाइप है तो उस पे एक ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है, इस टाइप के आपने प्रोसेस को देखा होगा। मान लीजिए कोई वो सिल्वर की ज्वेलरी है, चांदी की कोई ज्वेलरी है, वो ब्लैक हो जाती है। कभी पायल वगैरह देखी होगी तो वो ब्लैक हो जाती है। तो ये सब होते हैं कोरोजन की वजह से। कोरोजन क्या होता है, व्हेन ए मटेरियल, ये हमारा एनसीईआरटी क्या कहता है, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, एक्सेट्रा, इट्स सेड टू बी कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई मेटल है, जैसे हमारे पास ये वाला वह है आयरन, ये क्या होता है, अपने आसपास जो मॉइस्चर होता है और जो एसिड वगैरह होते हैं उनके साथ रिएक्ट कर लेता है, और रिएक्ट करके क्या करता है कि वो कोरोड बना लेता है, यानी उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जो ज़्यादा स्टेबल होती है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये जो लेयर बन जाती है इसको कोरोड बोलते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसको बोलते हैं कोरोजन। ठीक है, तो आइए इसके कुछ और लेते हैं एग्जांपल्स। कोरोजन का जो सबसे बढ़िया एग्जांपल है वो है रस्टिंग, जो आपने कभी देखा होगा। जैसा कि ये वाला एग्जांपल आपने कुछ देर पहले देखा। इसमें क्या हुआ है कि कोई कील है या फिर आयरन का एक कील है, जिसके चारों तरफ एक ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का एक लेयर आ गया है। ये क्या होता है, ये है रस्टिंग। इस रस्टिंग में क्या हुआ, इसको आइए देखते हैं। इसमें क्या हुआ, फेरम, जैसे जो कोई आयरन है, ये ऑक्सीजन और H2O यानी जो मॉइस्चर इसके साथ क्या हुआ, इंटरेक्ट कर दिया, इनके साथ रिएक्शन किया। पहले बनता है FeOH का होल ट्वाइस, यानी फेरम हाइड्रोक्साइड बनता है। फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर से जब ऑक्सीडाइज होता है तो Fe2O3.XH2O, और इसी को हम रस्ट बोलते हैं। जो ब्राउन कलर का, देखिए जो एक कील पर जो ब्राउन कलर का जो लेयर आई है ना, रेडिश ब्राउन कलर की, वो ये है, वो यही है Fe2O3.XH2O। यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आप मॉइस्चर कितना है, यहाँ पे मॉइस्चर के हिसाब से यहाँ पे H2O आ जाता है। यहाँ पे मॉइस्चर जो होगा उसी हिसाब से यहाँ पे H2O आएगा, और यही होता है रस्ट। इसमें क्या हुआ, Fe जो है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन और H2O क्या है, मॉइस्चर, इनके साथ इंटरेक्ट करके सबसे पहले FeOH का होल ट्वाइस यानी फेरम हाइड्रोक्साइड बनाता है। फिर ये ऑक्सीडाइज होता है, फिर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और बनता है रस्ट, और ये रस्ट है। अच्छा, इनसे बचने के लिए कुछ उपाय भी होना चाहिए। जो रस्टिंग हो रहा है आयरन में, इनसे बचने के लिए कुछ उपाय भी होना चाहिए। तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग में देखते हैं क्या क्या इसके उपाय हो सकते हैं, क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं जिससे हम रस्टिंग से बचा सकें। तो सबसे पहला है पेंट या ग्रीसेस। या क्या होता है कि जैसे कोई मान लीजिए कोई आयरन का कोई मटेरियल है, कोई आयरन का कोई मशीन वगैरह है, तो उस पर क्या होता है कि आपने देखा उस पर पेंट कर दिया जाता है। जैसे ही पेंट कर दिया जाता है तो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है और जो मॉइस्चर है, इसके साथ जो हमारा फेरम होता है, यानी जो मशीन वगैरह होती है आयरन की, लोहे की, वो क्या होता है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाती हैं। जब इंटरेक्ट नहीं कर पाती हैं तो क्या होता है, रस्टिंग नहीं होता है। आसान है। तो ये क्या होता है, जो हम पेंट या ग्रीस लगा देते हैं, जैसा कि कोई पेंट या ग्रीस हम किसी
आयरन की मटेरियल पे लगा देते हैं तो ये क्या होता है, एक बैरियर की तरह काम करता है उसके तरफ, जो ऑक्सीजन और मॉइस्चर को इसके साथ मिलने ही नहीं देता है। जब मिलता नहीं है तो रस्टिंग नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, ये सबसे आसान तरीका है। अगला तरीका है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन ये क्या होता है, आपने कुछ देर पहले पढ़ा रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा। उस रिएक्टिविटी सीरीज में अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है, जो जिंक है वो फेरम से ज़्यादा रिएक्टिव है, फेरम से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करता है, ये इसको फेरम को डिस्प्लेस कर देता है, फेरम को डिस्प्लेस कर देता है। जिंक जो है फेरम को डिस्प्लेस कर देता है और बन जाता है जिंक ऑक्साइड और फेरम। और इसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। यानी एक फेरम का अगर कोई मान लीजिए मटेरियल है तो उस पर जिंक की लेयर चढ़ जाती है, जिंक ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है, और उससे क्या होता है, जिंक ऑक्साइड जो है, जिंक ऑक्साइड तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है तो रस्टिंग नहीं होता है। यानी उस पर भी एक लेयर आ जाती है, आप देखेंगे कि उस पर एक लेयर आ जाती है जिसके बाद रस्टिंग नहीं होता है, क्योंकि अब सबसे ऊपर तो यही आ गया है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड तो इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा तो रस्टिंग होगा नहीं। तो इस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, जिसमें जिंक को Fe2O3 के साथ रिएक्ट कराते हैं। Fe2O3 क्या है, ये रस्टिंग टाइप का कुछ होता है, जो फूड मटेरियल जो मशीन के जो मटेरियल्स होते हैं उनके ऊपर जो पाया जाता है Fe2O3, इसके साथ रिएक्ट करके ये जिंक ऑक्साइड बनाता है और फेरम बनाता है। तो ये होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं अलॉय फॉर्मेशन। आपने कभी देखा होगा कि कई मेटल्स को मिला करके उनको मेल्ट करके एक नया मेटल बनाया जाता है, एक नया टाइप का अलॉय बनाया जाता है, मटेरियल बनाया जाता है। तो इसको हम अलॉय बोलते हैं। अलॉय का यूज़ क्यों किया जाता है, क्रोमियम और निकेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें रस्टिंग नहीं होता है, तो क्या किया जाता है कि जो आयरन होता है उसको निकिल क्रोमियम वगैरह में मिला करके अलॉय फॉर्म कर लिया जाता है। इनको मेल्ट किया जाता है और उनमें क्या किया है, निकेल फेरम वगैरह, निकिल है फेरम क्रोमियम इन सबको मिला दिया जाता है और एक नया मटेरियल तैयार किया जाता है। इसको क्या कहते हैं, अलॉय कहते हैं। तो अलॉय फॉर्मेशन के द्वारा भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं रस्टिंग को। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल है क्रोमियम और निकिल और फेरम को जब मेल्ट करके मिला दिया गया तो स्टेनलेस स्टील बनता है। स्टेनलेस स्टील में कभी भी रस्टिंग नहीं होता है। रस्टिंग क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक अलॉय होता है फेरम, निकिल और क्रोमियम का। जब क्योंकि सिर्फ फेरम रहता तो ही ना रस्टिंग हो सकता था, लेकिन अब निकिल और क्रोमियम भी है तो निकिल और क्रोमियम रस्टिंग को होने नहीं देता, तो इसलिए वो स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें रस्टिंग नहीं होता है। तो तीसरा तरीका ये भी है कि अलॉय फॉर्मेशन भी एक प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग है, एक तरीका है। एक होता है इलेक्ट्रोपेंटिंग। इलेक्ट्रोपेंटिंग भी एक तरीका है। इसमें क्या होता है, जैसे कि कोटिंग कर दी जाती है, कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन विथ क्रोमियम, टिन, निकिल, एल्युमिनियम, इनके साथ कोटिंग कर दी जाती है। जैसे हमारे पास कोई मान लीजिए लोहे की रॉड है और उसके ऊपर हम अगर क्रोमियम की कोटिंग कर दे तो ये क्या होगा, क्रोमियम जो है एक बैरियर की तरह काम करने लगेगा। अगला है हमारे पास रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी अगर ये मान लीजिए जो कोरोजन हो रहा है, अभी तो ये आपने मेटल्स वगैरह में देखी, लेकिन अगर ये फूड मटेरियल्स में होंगे, जैसा कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, इसमें जो टोमेटो में जो फैट या ऑयल्स वगैरह, फैट और ऑयल्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इसके जो अंदर जो फैट और ऑयल्स क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। इनका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इनमें जो इनका जो स्मेल और टेस्ट होगा, इनका जो स्मेल जैसे देख सकते हैं, इनका जो स्मेल और टेस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ब्रेड है, उस पर ब्लैक कलर का क्या होता है कि ब्लैक कलर का स्पॉट बन गया है। जैसा आपने कभी सुना होगा कि कोई ब्रेड एक्सपायर हो जाता है, तो एक्सपायर में क्या होता है कि ब्लैक कलर का स्पॉटिंग हो जाती है, और यही होता है रेंसिडिटी। इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड मटेरियल्स। इट चेंजेस स्मेल एंड टेस्ट ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है,
अब इससे बचने के लिए क्या उपाय है, रेंसिडिटी भी बढ़ रहा है तो इससे भी बचने के लिए क्या उपाय है, तो आपने सुना होगा एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर भी एक इसका बहुत ही अच्छा तरीका है बचाने के लिए। एक और होता है लो टेम्परेचर, जैसा कि मान लीजिए आप लोगों में होता होगा कि मान लीजिए रात का खाना बच गया तो उसको फ्रीज़र में डाल दिया जाता है। तो फ्रीज़र में क्यों डाला जाता है, ताकि उसको लो टेम्परेचर मिले। जब लो टेम्परेचर होता है तो इसका ऑक्सीडेशन बहुत ही स्लो हो जाता है, मतलब लगभग ना के बराबर हो जाता है। इसको जैसे जितना लो टेम्परेचर पर डाला जाए उसका ऑक्सीडेशन उतना ही कम होता है। तो लो टेम्परेचर भी एक इसका तरीका है बचाने का। अच्छा, लो रिएक्टिव गैसेस। लो रिएक्टिव गैसेस जैसे कि गैस है हमारे पास नाइट्रोजन। आपने कभी चिप्स के बारे में सुना होगा, जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो इसमें क्या होता है कि जो आप चिप्स को वगैरह को खरीदते हैं तो क्या होता है, उसमें चिप्स कम हवा ज़्यादा होता है। आपने कभी देखा होगा कि अभी सोचा भी होगा कि इसमें चिप्स से भी ज़्यादा हवा क्यों होता है। इसमें जो हवा होता है वो होता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस जो है वो लो रिएक्टिव गैस है। वो लो रिएक्टिव गैस है, वो रिएक्शन नहीं होने देता है, ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है। क्योंकि जो मान लीजिए जैसे मान लीजिए चिप्स है, उसके चारों तरफ नाइट्रोजन गैस भरी हुई है। अब जो है ऑक्सीजन उसके पास आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके चारों तरफ एक बैरियर है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का जब बैरियर है उसके वजह से ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा तो इसलिए रेंसिडिटी नहीं होगी। रेंसिडिटी नहीं होगी तो हमारा जो फूड मटेरियल है वो खराब भी नहीं होगा। इसके अलावा एक और तरीका है अवॉइड सनलाइट, अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। जैसे कि कोई फूड मटेरियल वगैरह होता है तो उस पर लिखा होता है कि अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट, को डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। ठीक है, ये था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पूरा लेक्चर। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं शेयर कर दीजिए, क्योंकि स्कूल कोचिंग वगैरह बंद है, जैसा कि जिससे उनका भी हेल्प हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।